कौन से 4 ऐसे प्रॉब्लम है जो आपके डाटा की रोबस्टनेस को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जी प्रॉब्लम है जी सैम्पलिंग एरर का। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सैम्पलिंग एरर क्या होता है। तो सैम्पलिंग एरर को समझने के लिए जो है वो पहले एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक बात जो है वो समझना ज़रूरी है। तो रियल वर्ल्ड में जो है वो आप पूरी पॉपुलेशन का डाटा रिसर्च के लिए कंसिडर कलेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, पूरी पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है। ठीक है, तो क्या किया जाता है कि पूरी पॉपुलेशन में से जो है वो एक छोटा सा सैंपल कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, पूरी पॉपुलेशन में से एक छोटा सा सैंपल लेते हैं। ठीक है, और उस सैंपल की बेस पर जो है वो पूरी पॉपुलेशन के बारे में जो है वो एस्टिमेट लगाते हैं। ठीक, पूरी पॉपुलेशन में से एक सैंपल लेते हैं और उस पूरी पॉपुलेशन का जो है वो उस सैंपल की बेस पर एस्टिमेशन हम करते हैं। ठीक है, अब सैम्पलिंग एरर असल में जो है वो उस डिफरेंस को कहते हैं जो सैंपल से मिलने वाले एस्टिमेट और एक्चुअल पॉपुलेशन की ट्रू वैल्यू के दरमियान होता है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन अ वैल्यू estimated from a sample and true value in the population arising because we observe only a subset and not the entire population। ठीक है, तो सिंपल अल्फाज में अगर हम कहें तो सैम्पलिंग एरर जो है वो इसलिए होता है क्योंकि हम सिर्फ कुछ लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, पूरी पॉपुलेशन को हम ऑब्जर्व नहीं करते। इसी वजह से जो है वो हर दफ़ा हम नया सैंपल लेते हैं तो रिजल्ट जो है जिसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। हर दफ़ा नया सैंपल लेते हैं और डिफरेंट सैंपल की वजह से रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो यही सैंपल का जो रिजल्ट जो है, इसलिए यानी सैंपल का जो रिजल्ट है वो फिक्स नहीं होता बल्कि वो एक रैंडम वेरिएबल होता है। ठीक है, जो सैंपल के हिसाब से चेंज होता जाता है कि जैसे जैसे सैंपल डिफरेंट होगा वैसे वैसे रिजल्ट भी डिफरेंट आएंगे क्योंकि हम पूरी पॉपुलेशन को कंसिडर नहीं कर रहे होते हैं, हम पूरी पॉपुलेशन में से सैंपल ले रहे होते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या कहते हैं हमारे पास सैम्पलिंग एरर्स आ जाते हैं। तो सैम्पलिंग एरर क्या है? द डिफरेंस बिटवीन अ वैल्यू एस्टिमेटेड फ्रॉम अ सैंपल एंड द ट्रू वैल्यू इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की ट्रू वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस है उसको जी सैम्पलिंग एरर कहा जाता है। ठीक है, अब इसको जी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लो जी हम किसी मुल्क की हम जी किसी मुल्क की मीन एक्सपेंडिचर जो है वो निकालना चाहते हैं। ठीक है, कि एवरेज पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंट्री जो है वो हम एस्टिमेट करना चाहते हैं। अब जी हमने एक सैंपल लिया लिया और हमें जी रिजल्ट मिलता है कि एवरेज एक्सपेंडिचर या हमारा जो क्या कहते हैं सैंपल मीन जो है वो सैंपल यानी मीन एक्सपेंडिचर जो है वो $652 है। ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरा सैंपल मीन लें, ठीक है, दूसरा सैंपल लें तो पॉसिबल है कि एवरेज या मीन एक्सपेंडिचर जो है वो $655 आ जाए। तो अब असल पॉपुलेशन का ट्रू मीन जो है वो कुछ और हो सकता है जो हमें डायरेक्टली जो है वो पता अभी नहीं है कि पूरी पॉपुलेशन का ट्रू मीन या मीन एक्सपेंडिचर्स क्या है, तो जो हमें पता नहीं है। तो जो डिफरेंट सैंपल मीन और जो सैंपल मीन और ट्रू पॉपुलेशन मीन के दरमियान जो डिफरेंस होता है ना उसे जी सैंपलिंग एरर कहा जाता है। The difference between sample mean and true population mean is equal to sampling error। अब सैम्पलिंग एरर जो है वो क्यों होता है? अब सैम्पलिंग एरर इसलिए पैदा होता है क्योंकि हम पूरी पॉपुलेशन की बजाय जो है वो सिर्फ एक छोटा सा जो है वो n इंडिविजुअल्स का जो है वो सैंपल लेते हैं। ठीक है, हमारी पूरी पॉपुलेशन जो है वो n है, लेकिन उस n पॉपुलेशन में से हम सिर्फ n स्मॉल n इंडिविजुअल्स को जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। इसलिए सैंपल जो है वो हमेशा पॉपुलेशन की जो है वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं होता।
बल्कि सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन होता है। ठीक है, कि हम जो सैंपल मीन निकालते हैं, ठीक है, जिसे हम वाई बार कहते हैं, तो वो पॉपुलेशन मीन का एस्टीमेट होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो एग्जैक्टली हमारी पॉपुलेशन मीन के बराबर हो। तो अब सवाल ये है कि हम सैम्पलिंग एरर को मेजर कैसे करते हैं। अब इसके लिए जी कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, ठीक है, जैसे कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड एरर। तो सबसे पहले जी हम सबसे पहले जो यूज़ होता है इससे जी, उसका नाम है जी सैंपल वेरिएंस। ठीक है, ये है जी सैंपल वेरिएंस का फार्मूला। ठीक है, जिसे एस स्क्वायर से शो किया जाता है। अब ये बेसिकली मेजर करता है कि क्या कहते हैं कि सैंपल के जो डाटा पॉइंट्स जो हैं वो अपने मीन से कितने दूर है। ठीक है, तो ये सैंपल मीन की जो है वो अनसर्टेनिटी को एस्टिमेट करता है कि सैंपल के जो डाटा पॉइंट्स हैं वो अपने मीन से कितने दूर है। ठीक है, यानी डाटा में कितनी वेरिएबिलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो अगर तो डाटा पॉइंट जो है वो मीन से बहुत ज़्यादा दूर है तो वेरिएंस ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, और अगर डाटा पॉइंट जो है वो मीन के करीब है तो वेरिएंस कम होगी। तो ये हमें बेसिकली ये आइडिया इससे हो जाता है कि सैंपल के अंदर जो है वो कितनी अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो फिर आ जाता है जी क्या कहते हैं वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन। अब वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन जो है वो हमें ये बताता है कि अगर हम बार बार सैंपल लें तो फिर भी क्या कहते हैं हमारा सैंपल मीन जो है, मतलब जो हमारा सैंपल है उसका मीन जो है वो कितना वेरी करेगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है जी सैंपल वेरिएंस डिवाइडेड बाय एन। अब यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं, एक बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि क्या कहते हैं कि जैसे जैसे सैंपल साइज इंक्रीज करता जाता है, ठीक है, वैसे वैसे क्या कहते हैं हमारी वेरिएंस जो है वो कम होती जाती है। जैसे जैसे सैंपल साइज इंक्रीज करता जाता है, सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी डिक्रीजेज विद सैंपल साइज, वैसे वैसे हमारी वेरिएबिलिटी जो है वेरिएंस जो है वो डिक्रीज करती जाती है। ठीक है, यानी बड़ा सैंपल लेने से हमारा जो सैम्पलिंग एरर है वो कम हो जाता है। ठीक है, बड़ा सैंपल लेने से सैम्पलिंग एरर कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर भी टू सोर्सेज ऑफ अनसर्टेनिटी होते हैं। ठीक है, पहला ये कि अगर डाटा की वेरिएबिलिटी हाई रहे, ठीक है, सैंपल बड़ा लेने के बावजूद भी अगर डाटा की वेरिएबिलिटी हाई रहे तो क्या कहते हैं, तो अनसर्टेनिटी जो है वो रहेगी। ठीक है, तो अगर सैंपल स्मॉल रहे फिर भी अनसर्टेनिटी रहेगी, तो क्या कहते हैं, तो जिसका मतलब ये है कि सैम्पलिंग एरर रहेगा। इसके बाद आ जाता है जी क्या कहते हैं, आखिर में हम देखते हैं जी स्टैंडर्ड एरर्स को, जो कि क्या कहते हैं वेरिएंस का जी स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, अब इसे जी ऐसे भी कहा जाता है। अब स्टैंडर्ड एरर्स जो होते हैं वो हमें क्या बताते हैं, वो हमें ये बताते हैं कि हमारा सैंपल मीन जो है वो डिफरेंट सैंपल्स में कितना चेंज हो सकता है। ठीक है, यानी अगर हम सर्वे को दोबारा रिपीट करें तो हमारा रिजल्ट जो है वो कितना ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए स्टैंडर्ड एरर को जो है वो सैम्पलिंग एरर का जो है वो प्रैक्टिकल मेजर भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, कि अगर हम अपना सैंपल चेंज करें तो हमारा सैंपल मीन जो है वो कितना डिफरेंट सैंपल में जो है वो चेंज हो सकता है, ये मेजर करता है जी हमारा स्टैंडर्ड एरर। तो क्या कहते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट की जो है वो पूरे कॉन्सेप्ट की सिंपल इंट्यूशन ये है कि सैम्पलिंग एरर जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो जी डाटा की वेरिएबिलिटी पे, ठीक है, ये डाटा जो है वो कितना डिस्पर्स्ड है, और दूसरा जी सैंपल साइज पे। अगर डाटा बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो और सैंपल बहुत ज़्यादा छोटा हो तो सैम्पलिंग एरर ज़्यादा होगा, और अगर डाटा बड़ा हो और अगर सैंपल जो है वो बड़ा हो और डाटा जो है वो स्टेबल हो, मतलब डिस्पर्शन कम हो, तो सैम्पलिंग एरर जो है वो ऑटोमेटिकली कम होगा। तो अब हम देखेंगे जी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल, और उसके थ्रू जी हम इस सारे सैम्पलिंग एरर को समझने की कोशिश करेंगे। तो उस न्यूमेरिकल एग्जांपल में जी हमें जो गिवन डाटा दिया गया है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जी हमारा सैंपल साइज जी 400 है,
और हमारे पास जो सैंपल की वेरिएंस जो है वो 590 है। इसका मतलब ये है कि हमें 400 लोगों का सैंपल दिया गया है और उनके डाटा में जो वेरिएबिलिटी है वो 590 के बराबर है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने क्या कहते हैं वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन निकालनी है। तो जिसका फार्मूला है ये है जी एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो एस स्क्वायर की वैल्यू है जी 590 और एन की वैल्यू है 400। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 1.475। अब ये वैल्यू जो है हमें ये बताती है कि अगर हम बार बार सैंपल लें तो सैंपल मीन जो है वो कितना वेरी करेगा इन स्क्वायर टर्म्स। ठीक है, ये सैंपल मीन जो है वो इतना वेरी करेगा इन स्क्वायर टर्म्स। तो अब अगला स्टेप है जी स्टैंडर्ड एरर को निकालना, जो कि वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एरर वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई जी हमारे पास आ गई 1.21। तो इसका मतलब ये है कि सैंपल मीन जो है वो एवरेज तौर पर 1.21 यूनिट्स के अराउंड जो है वो फ्लक्चुएट करता है। यानी अगर हम सर्वे रिपीट करें तो रिजल्ट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है इस रेंज में रह के। ठीक है, अब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल्स की तरफ आते हैं। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला होता है जी सैंपल मीन प्लस माइनस 1.96 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एरर। अब यहाँ पे 1.96 जो है वो इसलिए यूज होता है क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक जो होता है वो हमारी 95% वैल्यूज जो है वो 1.96 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, यानी हमें 95% यानी ये हमें 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल देता है, 95% कॉन्फिडेंस देता है। ठीक है, आप एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या जहाँ पे हमारा जी सैंपल मीन है जी क्या कहते हैं 655। ठीक है, सैंपल मीन किसके बराबर है जी 655 के बराबर है। और अब हम इस हमने इसमें जी क्या कहते हैं ऐड कर दिया जी क्या कहते हैं 1.96 मल्टीप्लाइड बाय 2.21, मतलब ये हमारे स्टैंडर्ड एरर है, ये जी हमारा सैंपल मीन है। ठीक है, तो जब हमने क्या कहते हैं इसको जब हमने क्या कहते हैं इन वैल्यूज़ को जो है वो एक दूसरे जब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, 65 प्लस माइनस 2.37। तो इंटरवल तो हमें जी ये इंटरवल मिलता है जो हमें ये बताता है कि क्या कहते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो 6.52.6 और 657.4 वैल्यू में मिलती है, जो हमें ये बताता है कि हम 95% कॉन्फिडेंट है कि हमारा ट्रू पॉपुलेशन मीन जो है वो 65 652.6 और 657.4 के दरमियान है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक इंटरवल में 95% चांस है, बल्कि हम बार बार सैंपल लें और हर दफ़ा ऐसा इंटरवल बनाएं तो उनमें से 95% इंटरवल ट्रू मीन को कंटेन करेगा। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है जो समझना है कि सैंपल साइज का सैम्पलिंग एरर पर क्या असर होता है। ठीक है, कि सैंपल साइज जो है वो किस तरह से सैम्पलिंग एरर को अफेक्ट करता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जी हमारे पास क्या कहते हैं स्टैंडर्ड एरर का जी हमारे पास ये फार्मूला होता है। अब इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारा सैंपल साइज इंक्रीज करेगा वैसे वैसे हमारा स्टैंडर्ड एरर जो है वो कम होगा, यानी बड़ा सैंपल लेने से एस्टिमेट जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज हो जाते हैं और अनसर्टेनिटी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, अब हम पावर्टी रेट की एग्जांपल की तरफ आते हैं कि क्या कहते हैं कि जब हम प्रपोर्शन के लिए क्या कहते हैं सैम्पलिंग एरर निकालते हैं। ठीक है, जहाँ हम प्रपोर्शन ऑफ ओवर के लिए सैम्पलिंग एरर निकालते हैं तो यहाँ पावर्टी रेट P0 दिया गया। ठीक है, जो कि गरीब लोगों की प्रपोर्शन होता है। ठीक है, और इसके वेरिएंस का फार्मूला होता है जी P01 माइनस P0 डिवाइडेड बाय n। तो एग्जांपल में जी पावर्टी रेट जी हमारे पास है जी 0.25 और सैंपल साइज है जी हमारे पास 400 इंडिविजुअल्स का। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेरिएंस निकालते हैं। तो जब हमने वेरिएंस निकालने के लिए वैल्यूज पुट की
तो हमारे पास वेरिएंस की वैल्यू आ गई है जी 0.047 के करीब हमें वैल्यू मिलती है। अब जी हम स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। तो हमने जब उसका स्क्वायर रूट ले लिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.022, जो ये बता दिया कि पावर्टी रेट एस्टिमेट करना, एस्टिमेट जो है वो कितना फ्लक्चुएट कर सकता है। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाते हैं। तो फार्मूला जी वही है कि क्या कहते हैं कि यहाँ पे जी हमने वैल्यू पुट कर दी, इसकी अपनी पावर्टी रेट की वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पे जी हमने स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू पुट कर दी। तो फाइनल इंटरवल हमारे पास क्या आ गया? 0.209 और 0.295। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ट्रू पावर्टी रेट जो है वो 20.9% से 29.5% के दरमियान हो सकते हैं, और ये इंटरवल थोड़ा सा वाइल्ड है, जो इंडिकेट करता है कि सैम्पलिंग एरर्स जो होंगे वो रिलेटिवली ज़्यादा है और एस्टिमेट जो है वो इतना प्रिसाइज नहीं है। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, सैंपल साइज को, अगर हम सैंपल साइज को बढ़ा दें, ठीक है, कि सैंपल साइज को बढ़ाकर 1000 कर दें, तो फिर क्या होगा? तो स्टैंडर्ड एरर्स जो होंगे वो कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो नैरो हो जाएगा। या मिसाल के तौर पर अगर हमारा पावर्टी रेट 25.2% के राउंड हो और मार्जिन से जो है वो 2.25% रह जाए, इसका मतलब ये है कि बड़ा सैंपल लेने से जो है वो अनसर्टनिटी जो है वो कम हो गई है और रिजल्ट जो है वो ज़्यादा रिलायबल हो गए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट, तो आपको क्या कहते हैं, आई होप आप लोगों को क्या कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा, जो हमें ये बताता है कि जितना बड़ा सैंपल होगा उतना ही कम सैम्पलिंग एरर होगा और उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट जो है वो हमारा एस्टिमेट होगा।